हेलो स्टूडेंट्स। देखो, लास्ट क्लास में हमने साइक्लोएल्केन्स की जितनी भी अभिक्रियाएं थी वो पढ़ ली थी। डेमजोनोव अभिक्रिया हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि अगर वलय के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और रिंग के पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग एक्सपांसन होता है, रिंग बड़ी हो जाती है। ये हमने डेमजोनोव पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। रिएक्शंस खत्म हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे बेयर का तनाव सिद्धांत। हिंदी में बोलते हैं इसको बेयर का तनाव सिद्धांत। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी क्यों जाती है? देखो, कोई भी जो रिंग होती है, देखो रिंग हम बनाए, जैसे मान लो ये है, तो इसमें कार्बन कौन सा संकरण है, कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें संकरण होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण है तो इसमें बंध कोण होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, और चतुष्फलक की इसकी संरचना होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब भी sp3 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है और उसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन बेयर ने बताया कि जो संतृप्त कार्बन होते हैं उनके बारे में, संतृप्त कार्बन मतलब CH3 CH2 CH2, ये नॉर्मल प्रोपेन है। एन प्रोपेन, एन प्रोपेन में इस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। इसमें भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 109 डिग्री 28 मिनट इसमें बंध कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन इसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ तनाव, बंध कोण का मान चेंज हो जाता है। बंध कोण के मान के चेंज होने के कारण इसके कारण इस वलय में तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। स्ट्रेन इसमें आ जाता है तो ये रिंग इनसे कम स्थायी हो जाती हैं। क्या बोला है? बॉन्ड एंगल में चेंज होने के कारण, बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है 109 डिग्री 28 मिनट, ऑब्वियसली यहाँ नहीं होता है, ये 60 डिग्री हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता है। बंध कोण में परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि होना चाहिए sp3 वेल नोन है कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट यहाँ पे संकरण sp3 है लेकिन बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, तो बंध कोण में परिवर्तन के कारण वलय में कुछ तनाव उत्पन्न हो जाता है, और जितना अधिक इस बंध कोण में तनाव उत्पन्न होता है उतना ही स्थायित्व कम होता जाता है। ठीक है, बंध कोण में विचलन के कारण उतना ही तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव उत्पन्न होने के कारण इसका स्थायित्व उतना ही कम हो जाता है। इसको समझाने के लिए बेयर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसको हम बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। आगे बात समझ में, बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी है साइक्लोएल्केन्स के स्ट्रेस या इनके तनाव को समझाने के लिए। जैसे बॉन्ड एंगल हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल में क्या आ जाता है? बॉन्ड एंगल में विकृति आ जाती है, और जितनी अधिक विकृति होती है, जितनी अधिक विकृति होती है उतना ही बंध कोण में तनाव बढ़ता जाता है, और उतना ही स्थायित्व, स्टेबिलिटी कम होती जाती है। आगे बात समझ में, बॉन्ड एंगल में जितना डिसोर्सेशन उत्पन्न होता है, डिसोर्सेशन उत्पन्न होने के कारण उसमें स्ट्रेन बढ़ जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और उतना ही स्थायित्व कम होता जाता है। इसको समझाने के लिए बेयर ने स्ट्रेन थ्योरी प्रतिपादित की थी, जिस और अणु में तनाव के विकृति को डेल्टा द्वारा व्यक्त करते हैं। अणु में तनाव की, बॉन्ड एंगल की विकृति को समझाने के लिए या इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। कोणीय विकृति, अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है बेयर ने, कोणीय विकृति या डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, कोणीय विकृति डेल्टा इज इक्वल टू हाफ 109 डिग्री। देखो कितने होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन थीटा
थीटा क्या है? थीटा है यहाँ वलय का बंध कोण। कितना बंध कोण इसमें होता है? थीटा इज इक्वल टू वलय का बंध कोण, वलय का बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री n-2 अपॉन n। जहां n वलय में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तुम लिख सकते हो n इज इक्वल टू रिंग में उपस्थित, रिंग में प्रेजेंट कार्बन एटम्स की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। आगे बात समझ में? तो पेयर ने एक सिद्धांत दिया था जिसके अकॉर्डिंग कोणीय विकृति का मान होता है हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा। 109 डिग्री 28 मिनट में लेना ही है। क्यों? क्योंकि sp3 का संकरण होने के कारण इसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसमें आखिर कितना बंध कोण है, इसको प्रतिपादित करने के लिए बेयर ने स्ट्रेन थ्योरी दी थी। और कोणीय विकृति का मान क्या है? 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा। और थीटा क्या है इसमें? वलय का बंध कोण। जैसे ये है तो थीटा का मान क्या होता है? 180 डिग्री n-2/n। तो n क्या है इसमें? वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें पहला, चलो साइक्लोप्रोपेन के लिए क्या बात कर रहे हैं अपन? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो देखो साइक्लोप्रोपेन के लिए हम जानते हैं साइक्लोप्रोपेन क्या है। ये साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन के लिए n इज इक्वल टू कितना है? 3। और n इज इक्वल टू 3 है तो थीटा क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 n मतलब 3 माइनस 2/3। कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया इसका मान? 60 डिग्री। अब हम डेल्टा निकालने हैं। डेल्टा आएगा इसका, तुम निकाल के देख लेना, 24 डिग्री 88 मिनट, सॉरी 44 मिनट। 24 डिग्री 44 मिनट। ऐसे ही बात करें साइक्लोब्यूटेन की, तुम इनको डायरेक्ट ही याद कर लेना वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग। थीटा निकाल लेना, उसके बाद डेल की वैल्यू याद कर लेना। n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 4 है तो थीटा क्या हो गया? 180 n-2 तो 2/4 कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या आ गया इसका? थीटा। तो डेल वैल्यू आती है इसकी 9 डिग्री 44 मिनट। डेल वैल्यू क्या आती है इसकी? 9 डिग्री 44 मिनट। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन में n बराबर क्या होता है? 5। साइक्लोपेंटेन n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 है तो थीटा इज इक्वल टू 180 5 माइनस 2/5 105 डिग्री। ठीक है। अब 108 डिग्री इसका क्या आ गया? सॉरी 108 डिग्री, 108 डिग्री के लगभग आता है। और 108 डिग्री से इसका डेल निकलता है। डेल इज इक्वल टू 0 डिग्री 44 मिनट। डेल इज इक्वल टू 0 डिग्री 44 मिनट साइक्लोपेंटेन के लिए। अगर बात करें साइक्लोहेक्सेन की तो साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन
n इज इक्वल टू 6, थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6 माइनस 2/6, 4/6, तो इससे निकलता है 120 डिग्री। 180 इंटू 4/6 कितना आ गया, 120 डिग्री। इसकी टेल वैल्यू आती है -5 डिग्री 16 मिनट। अब इसमें बताएंगे माइनस और प्लस क्या है। इसमें माइनस प्लस का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो मैथमेटिकल होता है। ऋणात्मक मान से तात्पर्य है कि कार्बन संयोजकता बंध में खिंचाव बाहर की ओर है, और पॉजिटिव का मान का मतलब है कि कार्बन संयोजकता में कार्बन संयोजकता बंध में खिंचाव अंदर की ओर है। बहुत है। साइक्लोहेप्टेन के भी लिख लो। साइक्लोहेप्टेन में 128 डिग्री 34 मिनट, 128 चौथा। डेल इज इक्वल टू माइनस के 9 डिग्री 33 मिनट। ठीक है। अब इसमें तुम माइनस, तो पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थ्योरी इसकी यही है। थ्योरी में मैंने तुम्हें बोल दिया है कि बेयर ने क्या कहा था। बेयर ने कहा था कि संतृप्त कार्बन जो होते हैं उनमें संकरण sp3 होने के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन ये जो बलें होती हैं इनमें कुछ विकृति आ जाती है जिसके कारण इनमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होता है तो इनका बंध कोण कुछ चेंज हो जाता है। बंध कोण चेंज हो जाता है तो इसमें तनाव उत्पन्न होने के कारण इनका स्थायित्व कम हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लिख चुके थे कि कोणीय विकृति का मान है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा, जहाँ थीटा है बलय में बंध कोण, और बलय में बंध कोण का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला था 180 डिग्री n-2/n। हमने इतने सालों का निकाल के देख लिया। तुम्हें निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब वेल नोन है, निकाले गए हैं पहले से ही। ये मैथमेटिकल नहीं है। मैथमेटिकल देखो 44 मिनट 34 मिनट, ये कैसे निकालोगे, इसलिए इनको लर्न कर लेना। अब हम अगर बात करें माइनस और प्लस की, तो तुम एक जगह लिख लो। इसमें माइनस का मतलब है कार्बन संयोजकता में खिंचाव ऊपर से मिटाना पड़ेगा। तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ लिखो माइनस से तात्पर्य है कि कार्बन संयोजकता बंध में खिंचाव यहाँ माइनस से तात्पर्य है कि कार्बन संयोजकता बंध में जो खिंचाव है, खिंचाव अंदर और बाहर की ओर कैसे बोल रहे हैं। कोई भी ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर है। तो खिंचाव अंदर की ओर और बाहर की ओर कैसे, ये कार्बन संयोजकता बंध है, इसमें खिंचाव बाहर की ओर है। तनाव किधर है, बाहर की ओर। खिंचाव कहाँ है, बाहर की ओर। और खिंचाव अगर अंदर की ओर है तो ये बॉन्ड एंगल अंदर की ओर। खिंचाव किधर है, अंदर की ओर, रिंग की तरफ। आगे बात समझ में। तो कार्बन में माइनस से तात्पर्य है कि कार्बन संयोजकता बंध में खिंचाव
यानी खिंचाव बाहर की ओर है, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब है कार्बन बैलेंस बॉन्ड में, कार्बन संयोजकता बंध में खिंचाव अंदर की तरफ है, खिंचाव अंदर की ओर है और खिंचाव बाहर की ओर है। जैसे हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन, और इसमें ये बंद कोण है 60 डिग्री का। डिग्री 44 मिनट, 24 डिग्री 44 मिनट, और ये पूरा है 109 डिग्री 28 मिनट। ये पूरा कितना है बंद कोण? 109 डिग्री 28 मिनट। देखो कैसे, अब ये बंद कोण कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने क्या बोला है? पॉजिटिव। ये रहा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में वैल्यू कितनी आ रही है? 24 डिग्री 44 मिनट। तो 24 डिग्री 44 मिनट वैल्यू है, तो खिंचाव अंदर की ओर है। बिल्कुल देखो अंदर की ओर है। 109 डिग्री 28 मिनट पूरे का है। ये है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट पूरे का है। खिंचाव अंदर की ओर कैसे? ये आया, यहां से यहां आ गया, ये बॉन्ड खिंच के कहां गया? यहां से यहां, और ये बॉन्ड खिंच के कहां गया? यहां से यहां। आ गई बात समझ में कि खिंचाव अंदर की ओर है। कैसे है? पॉजिटिव का मतलब खिंचाव अंदर की ओर। 60 डिग्री हो गया, तभी तो 60 डिग्री क्या है? खिंचाव अंदर की ओर। और अगर बात करें जैसे साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में खिंचाव कहाँ आएगा? बाहर की ओर। चीजें कहाँ खिंच जाएंगी? बाहर की ओर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना तुम। अब इसके अनुसार साइक्लोएल्केन के बंद कोण में जितनी अधिक विकृति होती है उतना ही तनाव होता है, उतना ही स्थायित्व कम हो जाता है। तो डेल के मानों से देखो तुम अब निष्कर्ष निकालो कि खिंचाव जो है, सॉरी, बंद कोण जो डेल्टा का वैल्यू है सबसे कम किसका है? डेल का वैल्यू सबसे कम है साइक्लोपेंटेन में, और सबसे अधिक किसमें है? साइक्लोप्रोपेन में। तो सबसे कम स्थायी कौन सी हो गई? साइक्लोप्रोपेन। और सबसे अधिक स्थायी कौन सी हो गई? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं हम। बेयर ने क्या बताया था कि जितना अधिक डेल की वैल्यू जितनी अधिक ज्यादा, स्थायित्व स्टेबिलिटी उतनी ही कम। ठीक है, जितनी डेल की वैल्यू ज्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी कम। अब तुम माइनस प्लस पे मत जाना, हमें डायरेक्ट वैल्यू देखनी है। इन सब में तुम देखो सबसे अधिक वैल्यू किसकी है? डेल वैल्यू, सबसे अधिक डेल वैल्यू किसकी है? सबसे अधिक डेल वैल्यू, मैक्सिमम डेल वैल्यू, मैक्सिमम डेल वैल्यू किसकी है? प्रोपेन की, साइक्लो प्रोपेन की। तो इसका स्थायित्व क्या हो गया? स्टेबिलिटी क्या है? सबसे कम, मिनिमम। ठीक है, अगर बात करें मिनिमम डेल वैल्यू की, तो मिनिमम डेल वैल्यू किसकी है? साइक्लोपेंटेन की, साइक्लोपेंटेन की। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? साइक्लोपेंटेन की, मैक्सिमम।
ठीक है। अब क्या बात कर ली हमने, सबसे अधिक स्थायी क्या है, साइक्लोपेंटेन, और सबसे कम स्थायी है साइक्लोप्रोपेन। तो देखो इस अभी बात करें ना इसी, तो साइक्लोब्यूटेन इसी कारण कम स्थायी होने के कारण, साइक्लोब्यूटेन भी क्या है, कम स्थायी है, इसीलिए ये यौगोत्पाद बनाती है, आसानी से टूट जाती है और योगात्मक एडिशनल प्रोडक्ट बनाती है। तुम ये पॉइंट लिख सकते हो, साइक्लोब्यूटेन इसी कारण हमेशा क्या बनाती है, एडिशनल प्रोडक्ट बनाती है। क्यों? क्योंकि इसका स्थायित्व क्या है, कम, तो आसानी से टूट जाती है। तो देखो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी की पुष्टि निम्नलिखित कारकों से होती है। तो देखो इसमें तुम पहला पॉइंट लिखना, गामा हाइड्रोक्सी एसिड गर्म करने पर गामा हाइड्रोक्सी एसिड गर्म करने पर लैक्टोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लैक्टोन बनाते हैं। ऐसे लैक्टोन बनाते हैं जिनमें न्यूनतम तनाव होता है। कैसे लैक्टोन्स बनाते हैं, जिनमें न्यूनतम 5 या 6 मेंबर बनाते हैं, जिनमें मिनिमम स्ट्रेन होता है। आगे बात समझ में, गामा हाइड्रोक्सी एसिड इसी कारण, देखो बात करें, चलो प्रोडक्ट ये है, अल्फा बीटा और गामा। गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, गामा हाइड्रोक्सी और एसिड। गामा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर गर्म किया जाता है, इसको गर्म करें, तो गर्म करने पर हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब साइक्लिक एस्टर। तो साइक्लिक एस्टर क्या होते हैं, यहां से OH और ये H माइनस ऑफ H2O, क्या बन जाता है, CH2 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 CO O, और ये कितने मेंबर संरचना बन गई है, 5 मेंबर। देख लो 1 2 3 4 और 5, और हम जानते हैं 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टेबल होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, दूसरे की बात करें, ये ठीक है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो इसमें लिख देना अल्फा गामा तथा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड लैक्टोन्स बनाते हैं। अब अगर इसको गर्म किया जाए, वही सेम माइनस ऑफ H2O, यहां से OH और सॉरी यहां से H और ये OH, क्या बन जाता है, ये CH2O CH2O CH2, कितने मेंबर संरचना बनेगी, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर, और ये है 5 मेंबर, 6 मेंबर और ये 5 मेंबर। ऐसे ही सेम गामा डेल्टा एमिनो एसिड्स भी गर्म करने पर 5 6 मेंबर न्यूनतम तनाव वाले लैक्टम बले बनाते हैं। क्या बोला है, ऐसे ही सेम गामा एंड डेल्टा एमिनो एसिड्स
क्या बनाते हैं गर्म करने पर? लैक्टम बनाते हैं। लैक्टम बनाते हैं, वो भी कैसा? मिनिमम स्ट्रेन वाला। मिनिमम स्ट्रेन 5 या 6 मेंबर। 5 या 6 मेंबर में ही मिनिमम स्ट्रेन होता है। जैसे अब हमें OH की जगह क्या लिख देना है? NH2, CH2, 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 COOH और ये NH2 गरम करेंगे माइनस ऑफ H2। वही सेम NHCO। ये लो, कितने मेंबर है? 5 मेंबर। ऐसे ही 6 मेंबर बना देंगे। तो बना लो अपनी कॉपी में 6 मेंबर ऐसे ही सेम। ठीक है, ये कौन सा था? अल्फा, बीटा और गामा। गामा एमिनो एसिड। ठीक है, दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है 1,4 तथा 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल गर्म करने पर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना और इनको नोट करते हुए जाना। ऐसे क्या बोला है? 1,4 तथा 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा पॉइंट है? तीसरा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? 1,4/1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड गर्म करने पर एनहाइड्राइड बनाते हैं। एनहाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, वो भी कौन से? 5 या 6 मेंबर मिनिमम स्ट्रेन वाले। वही मिनिमम स्ट्रेन 5 या 6 मेंबर्ड। कैसे? मैं केवल 1,4 के बारे में बता रही हूं। ये रहा, ये है 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1, 2, 3 और ये 4। इसका नाम क्या है? देखो, अगर दो COH और COH, उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। COH में एक CH2 आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मेलोनिक एसिड। COH में एक दो CH2 आ जाते हैं, उसको बोलते हैं सक्सिनिक अम्ल। क्या है ये? सक्सिनिक अम्ल। या 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड गरम किया तो क्या हुआ? H2O निकलेगा। H2O निकलेगा तो ये क्या बनाएगा? 5 मेंबर्ड एनहाइड्राइड। 5 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड ऐसे ही 5 मेंबर बनाता है। इनको पॉइंट वाइज लिखते जाना। ये तो तीसरा पॉइंट है। ऐसे ही बात करें अपन किसकी? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, गरम करेंगे माइनस ऑफ H2O। क्या बन जाएगा ये? CH2 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 3 4 5 और ये 6। क्या बन गया? इसका नाम क्या है? देखो,
डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 CH2 थे, सक्सिनिक एसिड, इसका नाम है ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक एसिड, जिसमें एक और CH2 आ गया, ग्लूटेरिक एनाइड्राइड या 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, तुम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट है देखो, मिनिमम स्ट्रेन के कारण बना रहे हैं ये ऐसी संरचनाएं। चौथा पॉइंट है वन सिक्स तथा 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, 1,6 या 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड गर्म करने पर H2O और CO2 निकालते हैं तथा साइक्लिक कीटोन बनाते हैं। साइक्लिक कीटोन बनाते हैं, वो भी कौन से, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, मिनिमम स्ट्रेन वाले। कैसे? देखो, अगर बात करें इसका नाम है एडिपिक अम्ल। देखो, एक दो कार्बन वाला था सक्सिनिक अम्ल, एक और कार्बन लगा दिया ग्लूटेरिक अम्ल, एक और कार्बन लगा दिया, 1 2 3 4 CH2 लगा दिया, मतलब एडिपिक अम्ल। इसको गर्म करते हैं तो H2O भी निकलता है और CO2 भी निकलता है और बनता क्या है, साइक्लिक कीटोन। एक कार्बन कम हो जाएगा, क्या बनता है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन। साइक्लोपेंटेनॉन, क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटेनॉन। ऐसे ही सेम एक और कार्बन अगर बढ़ा दें, बढ़ा दिए, 1 2 3, 1 2 थे पहले, COOH और ये COOH, वही इसको गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, H2O और CO2, और इससे क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। ये हैं सारे पॉइंट्स बेयर के। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। देखो, आज हमने पढ़ा है बेयर की स्ट्रेन थ्योरी के बारे में। बेयर कहता है जितने भी संतृप्त कार्बन होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, उनमें क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए। लेकिन जो साइक्लिक संरचनाएं होती हैं उनमें बंद कोण विकृत हो जाता है, तो उसमें तनाव, वलय में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होने के कारण वलय अस्थायी हो जाती है, उनका स्थायित्व कम हो जाता है। उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया था डेल्टा का कोणीय विकृति का, जिसका था वैल्यू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा।
अब थीटा क्या था, वलय में बंद कोण। वलय में बंद कोण का फॉर्मूला क्या था, वलय में बंद कोण का फॉर्मूला था 180 डिग्री n-2/n, जहाँ n क्या था, वलय में कार्बन परमाणुओं की संख्या। हमने उससे सारे निकाले, तो उन वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि सबसे अधिक डेल वैल्यू आ रही थी साइक्लोप्रोपेन की और सबसे कम आ रही थी साइक्लोपेंटेन की। तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा होना चाहिए, साइक्लोपेंटेन, और सबसे कम स्थायी कौन सा होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग इसमें कई सारी रिएक्शंस हैं जो बेयर की स्ट्रेन थ्योरी को सही साबित करती हैं। कैसे, हमने सबसे पहले अभिक्रिया पढ़ ली, फिर दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी। सारी अभिक्रिया देखो, इनमें जो भी उत्पाद बन रहा है वो 5 या 6 मेंबर बन रहा है। देखो ये जो अम्ल हैं, चाहते तो इनको गर्म होने पे ये भी इसकी तरह H2O निकाल सकते थे 1,6 और 1,7, लेकिन नहीं, इनमें H2O के साथ CO2 भी निकलती है, जिससे क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर 5 या 6 मेंबर ही बनाती हैं। आगे बात समझ में, जो कि क्या बता रही हैं कि बेयर की स्ट्रेन थ्योरी बिल्कुल सही है, 5 और 6 मेंबर संरचनाएं ही स्थायी होती हैं। गॉट इट। अब हमने इसमें देख लिया कि सारी संरचनाएं स्थायी हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, बेयर की स्ट्रेन थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इनमें हमने एक चीज पढ़ी है, ये सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, और इसको बोलते हैं पिमेलिक एसिड। देखो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ओम्स गैप। आई डोंट नो तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया नहीं बताया कभी। तो ओम्स गैप ये एक ट्रिक है याद करने की। ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड, ये मतलब मेलोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है एस मतलब सक्सिनिक अम्ल, जी मतलब ग्लूटेरिक अम्ल, ये रहा, ए मतलब एडिपिक अम्ल, और पी मतलब पिमेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हें सिर्फ ऑक्जेलिक याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो, तुमने ऑक्जेलिक अम्ल याद रख लिया और ये फॉर्मूला याद रख लिया। अब एक CH2 घुसाते जाना है इन पे संरचनाओं के, दो COH के बीच में एक CH2 बढ़ाते जाना है और उससे इस फॉर्मूले को लगाते जाना है। कैसे, अब इसमें एक CH2 लगा मान लो, नेक्स्ट ये लगा दिया हमने CH2 और ये COS तो है ही। तो ये था ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये क्या हो गया, मेलोनिक अम्ल। तुम्हें याद रखना है थ्रू आउट BSc थर्ड ईयर, ये काम आएगा तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। O मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, ये रहा, M मतलब मेलोनिक अम्ल, CH2 घुसा दिया इसमें दोनों COH के बीच में। अब हमने एक और CH2 बढ़ाया, ये बढ़ा दिया, इसका नाम क्या हो गया, सक्सिनिक अम्ल। एक और CH2 बढ़ा दिया, ये रहा, 3 CH2 हो गए, इसका नाम क्या हो गया, ग्लूटेरिक अम्ल। एक और 4 हो गए ना, एडिपिक अम्ल और पिमेलिक एसिड। ये तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है।